मेरे गांव में ब्याह कर आने वाली हर दुल्हन को रात में एक कोठरी में ले जाया जाता। फिर मेरे गांव के 10 सरपंच भी अंदर चले जाते। उसके बाद उस दुल्हन की चीखें सुनाई देती। एक दिन मैंने चुपके से कोठरी में झांक कर देखा तो कांप गई, क्योंकि अंदर तो वो सब उस अकेली के साथ। मेरा नाम अंबिका है। मैं जिस जगह पर रहती हूँ उस गांव में बहुत सारी परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनको लेकर मेरे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। लेकिन मैंने शुरू से ऐसा ही देखा था कि जो भी परंपराएं थीं वह ज़्यादातर लड़कियों से ही जुड़ी हुई थीं। आज मैं आपको अपने गांव की ऐसी ही एक परंपरा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको लेकर मैं बचपन से ही बहुत उत्सुक रहती थी। क्योंकि जब भी वह परंपरा निभाई जाती तो मेरी माँ मुझे देखने के लिए जाने ही नहीं देती थी, जिस कारण मेरे अंदर उस परंपरा को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता बढ़ चुकी थी। मैं अपने माँ बाप की सबसे छोटी संतान थी। मेरी बहन चंदा सबसे बड़ी, और उसके बाद मेरा भाई केशव उससे छोटा था, और सबसे छोटी मैं, अंबिका। मैं जब से थोड़ी समझदार हुई थी, मैंने देखा था कि मेरे गांव में जब भी किसी भाई साहब की शादी होती और उसकी दुल्हन विदा होकर गांव आती तो उसके साथ एक परंपरा निभाई जाती। लेकिन वह परंपरा गांव से कुछ दूरी पर रेत से घिरे एक टीले पर बनी कोठरी में निभाई जाती थी, जिसे देखने मेरे गांव के लगभग सभी लोग जाते थे। लेकिन हम बच्चों को वहां जाने नहीं दिया जाता था, जबकि बाकी की परंपराएं हमें बड़े ही शौक से देखने देते थे। ये बात मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर ऐसा उस परंपरा में क्या होता है कि हम लोगों को माँ जाने ही नहीं देती है। मैंने उससे बहुत बार जिद की, लेकिन उसने मुझे हर बार डांट कर बिठा दिया। माँ मेरे और दीदी के साथ बहुत सख्ती बरतती थी। वह हमें कभी भी यहाँ वहाँ जाने नहीं देती थी। ऐसा लगता था कि हर वक्त हमें अपनी आंखों के आगे ही रखना चाहती है। ज़्यादा कुछ कहो तो कहती कि लड़की जात बड़ी ही नाजुक होती है, अगर जरा सी नज़र हटी तो कोई भी ऊंच नीच हो सकती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियों के साथ कुछ भी ऐसा हो कि उन्हें भी वह सब झेलना पड़े। मैं हर बार कहती कि माँ, अब हम इतने भी छोटे नहीं रहे जितना आपको लगता है। लेकिन वह हर बार मुझे डांट देती, पर मैं बहुत जिद्दी थी। कितनी भी डांट पड़ जाए, लेकिन फिर भी अपनी माँ से बहस करना नहीं छोड़ती थी। मेरे गांव में पानी की किल्लत थी, जिसकी वजह से हम लड़कियों को काफ़ी दूर एक कुएं के पास जाकर पानी लाना पड़ता था। बस वही तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुनहरा मौका होता था, क्योंकि हमारे घर वाले वैसे तो हमें जरा सा भी वक्त नहीं देते थे। पूरा दिन बस घर के कामों में ही लगाए रहते थे, और बाकी सुबह का वक्त तो स्कूल में निकलता था। मेरी सबसे अच्छी दोस्तों में सुशीला, रंजना और वंदना थी। मैं उनके साथ ही मिलकर सारी शैतानियाँ करती थी। जितना हमें जिस चीज़ को करने से रोका जाता, उतना ही हम उस चीज़ को करने के लिए उत्साहित हो जाते। कुछ दिनों बाद ही मेरी दीदी का ब्याह तय हो गया, लेकिन दीदी इन दिनों बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। मैं तो यही सोचती कि दीदी न जाने क्यों इतनी परेशान रहती है, जबकि ब्याह में तो कितना मज़ा आता है। कितने बढ़िया बढ़िया गहने पहनने को मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े, ढेर सारी मिठाइयाँ, खूब सुंदर सजने को मिलता है, और सब लोग खूब तारीफ करते हैं। लेकिन दीदी न जाने क्यों घबराई घबराई सी रहती है। मैंने जब उससे पूछा भी तो कहने लगी कि पगली, तू अभी छोटी है, ये सब बातें नहीं समझेगी। मैंने कहा, मैं अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ, मुझे बताओ तो सही। लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन एक दिन जब दीदी अपनी सहेली से कह रही थी कि वह उस परंपरा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अगर कहीं उसे कोठरी में ले जाया गया और उसके बाद वह सब नहीं निकला तो फिर उसका क्या होगा। फिर तो गांव के सरपंच उसके साथ बहुत बुरा करेंगे। ये कहकर वह पूरी तरह से रोने लगी और अपनी सहेली के गले लग गई। मैंने जब अपनी दीदी को ये सब कहते हुए सुना तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर ऐसा उस कोठरी में क्या किया जाता है।
मैं भागकर अपनी सहेलियों के पास गई और फिर मैंने जो भी दीदी ने कहा था उन्हें पूरी बात बताई। ये सुनकर मेरी सहेलियां भी हैरान रह गईं। बोली, इसका मतलब जरूर कुछ ऐसा होता है जो बड़ा ही अजीब है। मैंने कहा, माँ तो हम लोगों को जाने ही नहीं देती, तो पता कैसे चलेगा कि आखिर वहाँ पर होता क्या है। अब हम इतने भी छोटे नहीं रह गए। जब बाकी के गांव वाले परंपरा को देख सकते हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते। मेरी सहेलियों ने कहा, इस बार हम भी परंपरा को देखने जरूर जाएंगे, ये हम प्रण लेते हैं। उस दिन हम सब ने पूरे उत्साह और खुशी के साथ एक दूसरे से ये वादा किया और अपने अपने घर को निकल गए। इधर माँ दीदी को बार बार ढांढस बंधा रही थी कि मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि मैंने तुझे हमेशा अपनी देख रेख में रखा, जिस वजह से तेरे साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो हमारी नाक कटे। इसीलिए तुझे चिंता करने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी न जाने क्यों दीदी इतना डर रही थी। कुछ ही दिनों में दीदी की शादी हो गई और मुझे माँ से सुनने को मिला कि दीदी उस परंपरा में पास हो गई, जिससे माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। और गांव में जो औरतें थीं उन्हें भी बड़े ही गर्व से ये बात बता रही थी। लेकिन मेरे पल्ले तो उनकी कोई भी बात पड़ ही नहीं रही थी। धीरे धीरे मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आया कि जैसे स्कूल में परीक्षा होती है, इसी तरह से जब ब्याह होता है तो उसके बाद भी एक परीक्षा होती है जिसे पास करना होता है। पर मैं यही सोचती थी कि सिर्फ लड़कियों को ही ये परीक्षा क्यों देनी होती है, क्या लड़कों को इस परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता। फिर मुझे लगा हो सकता है मेरे जीजा जी ने भी परंपरा की परीक्षा दी होगी और वह भी पास हो गए हों। एक दिन हमें पता चला कि हमारे गांव के रामदीन काका के बेटे का कुछ ही दिनों में ब्याह है। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई। उस दिन जब मैं अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने गई तो कुएं के पास अपने मटकों को रखकर हम बगल वाले छोटे जंगल में चले गए, जहाँ पर ढेर सारी झाड़ियाँ थीं। उस छोटे जंगल में कोई नहीं जाता था क्योंकि उसमें बहुत ही घनी कटीली झाड़ियाँ थीं, जिनमें अगर कोई जाता तो उसकी पूरी चमड़ी उधड़ जाती। लेकिन हम सहेलियाँ बहुत ही तेज थीं। हमने उन्हें दरांती से जगह जगह से काट कर अपना रास्ता बना लिया था, जिसे सिर्फ हम ही पहचानती थीं और कोई भी नहीं। और उस जंगल के बीचों बीच में हमने एक छोटी सी खपरेल रख झोपड़ी बना ली, जिसमें हम अक्सर तब खेलते थे जब कुएं पर पानी भरने जाते थे। वहाँ पर हमारी ढेर सारी बातें होती, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती। उस दिन भी हम वहीं पर जाकर बैठ गए। मैंने उन्हें ये सूचना दी कि अब हमारे गांव में अगली शादी होने वाली है, जिसकी परंपरा को हमें हर हाल में देखना है। हमने तय किया कि उस दिन हम सब जल्दी सो जाएंगे और जब हमारे घर वाले चले जाएंगे तो हम अपनी जगह पर तकिए को रखकर चादर से ढक देंगे, जिससे अगर बीच में कोई आ भी जाता है तो उसे ऐसा ही लगेगा कि हम सो रहे हैं। लेकिन हम अपने घर वालों के घर लौटने से पहले हर हाल में घर लौट आएंगे। अपनी बनाई योजना से हम बहुत ज़्यादा खुश थे और आज वह रात आ चुकी थी जिससे पर्दा उठने वाला था। जैसे ही हमारे घर वाले घर से चले गए, हम भी दबे पांव चादर ओढ़कर निकल लिए। जब मैं उस कोठरी के सामने वाली झाड़ियों के पास पहुंची तो मैंने देखा कि वहां बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। मेरे गांव के सभी लोग नीचे ज़मीन पर बैठे हुए थे और जो हमारे गांव के 10 सरपंच थे वह सभी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वहाँ एकदम रात का सन्नाटा छाया हुआ था, बिल्कुल खामोशी थी। उसके बाद हमने देखा कि जो दूल्हा दुल्हन थे उन्हें उस कोठरी के अंदर भेजा गया और दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। कुछ देर के बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला और फिर बाहर बैठी एक बूढ़ी औरत अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद एक बार फिर से वहाँ सन्नाटा पसर गया। ये सब देखकर हम बड़े ही हैरान थे कि आखिर ये सब क्या है। फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो हम एक बार फिर से चौकन्ने हो गए। वह बूढ़ी औरत अंदर से निकली
और सरपंचों में से एक आदमी उठा। वह औरत उनके पास आई और उसने उन्हें कुछ दिखाया, जिसे देख सरपंच बुरी तरह से भड़क गया और फिर उस दुल्हन को लेकर न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोलने लगे। गांव के बाकी लोग भी बहुत बुरा भला कहने लगे। जो दूल्हा था वह भी बाहर निकल आया और एक एक करके सभी गांव वाले गांव की तरफ वापस जाने लगे। दुल्हन बेचारी सरपंचों के पैरों पर गिरकर बार बार रो रही थी। उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वह बड़े ही निष्ठुर होकर खड़े थे। मेरी सहेलियां कहने लगीं कि हमारे घर वाले घर को लौट रहे हैं, यहाँ से जल्दी चलो। मैंने कहा कि लेकिन आगे क्या होगा, ये मुझे देखना है। आखिर इस दुल्हन को अकेला छोड़कर ये सब कहाँ जा रहे हैं। मेरी सहेलियों ने कहा, तू आज हम लोगों को मरवाएगी। मैंने कहा, चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे ये सब क्या है जानना ही है। कुछ देर बाद वहाँ से सब लोग जा चुके थे। उन सरपंचों ने उस दुल्हन को बड़ी ही बेरहमी से पकड़कर कमरे के अंदर खींचा और सभी 10 सरपंच कोठरी के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लिए। थोड़ी ही देर के बाद उस दुल्हन की चीखें कोठरी के बाहर सुनाई देने लगीं, जिन्हें सुनकर हम लोगों की धड़कनें बढ़ गईं और हाथ पैर कांपने लगे। आखिर अंदर उस दुल्हन के साथ वह 10 सरपंच ऐसा क्या कर रहे थे जो वह इतनी बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी। वह बार बार खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उसकी पुकार तो सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने अपनी सहेली से कहा कि मैं उस दुल्हन को बचाऊंगी, लेकिन मेरी सहेलियों ने मुझे दुल्हन को बचाने ही नहीं दिया। मुझसे उसकी दर्द भरी पुकार सुनी ही नहीं जा रही थी। उन्होंने कहा कि अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो हमारे माँ बाप हमें जिंदा ही गाड़ देंगे, इसलिए चुपचाप घर को चलो। मैं अपना मन मार कर घर तो लौट आई, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी मेरे दिमाग से उस दुल्हन की चीखें जा ही नहीं रही थीं। गांव में कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना था कि वह दुल्हन कलंकिनी थी। उसने अपने माँ बाप की और अपने ससुराल वालों की नाक कटवा दी। सभी लोग उसकी बहुत बुराई कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर उस बेचारी ने ऐसा क्या किया। धीरे धीरे साल बीतने लगे। मैं अब पहले से ज़्यादा समझदार हो गई थी। मेरे भाई साहब की शादी भी तय हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब घर में भाभी आएगी। जब हम भाभी के घर कुछ रस्मों को निभाने गए, तब मैं पहली बार अपनी भाभी से मिली। पहली बार में ही मेरी होने वाली भाभी से मेरी बहुत अच्छी जमने लगी थी। वह भी मेरी नई सहेली बन गई थी। हम भले पहली बार मिले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हमारा जन्मों का नाता हो। हमने ढेर सारी बातें की। मैंने अपनी भाभी को अपनी सभी अच्छी सहेलियों के नाम बताए और उनसे कहा कि आप जल्दी से शादी करके जब घर आएंगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और फिर उन्हें अपनी सहेलियों से मिलवाऊंगी। भाभी ने कहा, मैं भी अब बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब मैं शादी करके आऊँगी तो तुम मुझे वहाँ मिलोगी। अब तो मुझे जब भी मौका मिलता मैं भाभी साहब से मिलने के लिए चली जाती। कुछ ही दिनों में भाई की शादी हो गई और फिर शाम को भाई और भाभी को कहीं ले जाने की तैयारी शुरू हुई। मैंने माँ से पूछा कि आखिर आप इन्हें लेकर कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने परंपरा वाली परीक्षा की बात की। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं अपनी भाभी के संग ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। मैं तुरंत ही दौड़कर अपनी भाभी के पास गई तो वह पहले से ही रो रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तो वह कहने लगी कि ये लोग किसी भी हाल में नहीं मानेंगे। मुझे इस सबसे बहुत डर लगता है। उस दिन मैंने अपनी भाभी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर दिया और परंपरा की परीक्षा के लिए चले गए। मैं उस कमरे में कई घंटे तक रोती चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। कुछ घंटे के बाद जब मेरे घर वाले लौट कर आए तो मेरी नज़रें अपनी भाभी सा को ढूंढ रही थीं, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं दिखी। जब मैंने माँ से पूछा तो वह भाभी को लेकर बहुत बुरा भला कहने लगी। बोली, उसने तो हमारा मुंह काला कर दिया, वह तो उल्टा थी। मैं बुरी तरह से माँ पर फट पड़ी
तो ये देख माँ ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। मैंने भाई से कहा कि आप भी इस सब में शामिल हैं, आपको शर्म नहीं आती? वह आपकी पत्नी थी, आप उसे कहाँ छोड़कर चले आए? लेकिन भाई सा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुंह लटकाकर चुपचाप कमरे में चले गए। मैंने माँ से बार बार पूछने की कोशिश की कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ, लेकिन माँ ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। जब आधी रात को सब लोग सो गए तो मैंने सोचा कि मैं अपनी भाभी को उस कोठरी से बाहर निकाल लाऊंगी। इसलिए हिम्मत जुटाकर मैं दबे पांव रेत के टीले की तरफ निकल गई। वहाँ पर इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन बार बार भाभी की फिक्र भी सता रही थी। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए हिम्मत जुटाकर मैं कोठरी के पास पहुंची। लेकिन कोठरी का दरवाज़ा तो खुला पड़ा था। अंदर जाकर जब मैंने देखा तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक तूफान उस कोठरी के अंदर आया हो। वहाँ पर एक बिस्तर था, वह भी पूरी तरह से उजड़ चुका था। जगह जगह नोचने घसीटने के निशान थे। ये सब देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने भाभी सा को आवाज़ दी, लेकिन उस सन्नाटे में कोई भी नहीं था जो मुझे जवाब देता। बहुत देर मैंने आसपास भाभी सा को ढूंढा, पर मुझे कोई भी ना मिला। मैं निराश होकर घर वापस लौट आई। मैंने कई बार माँ से भाभी सा को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन वह तो जैसे पत्थर की बन चुकी थी। 3-4 दिन बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ भरी दोपहर में कुएं पर पानी भरने गई। हम सब बहुत उदास थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी भाभी सा आखिर कहाँ चली गई। अभी हम पानी भर के लौट ही रहे थे कि तभी हमें एक बड़े से पत्थर के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं वहाँ पहुँची तो हैरान रह गई। वहाँ और कोई नहीं, मेरी भाभी सा पड़ी हुई थी। उसने जैसे ही मुझे देखा मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि मैं उसे बचा लूं। कुछ लोग उसके पीछे आ रहे हैं उसे मारने के लिए। जैसे ही हमने ये सुना हम सब भी बुरी तरह से घबरा गए। हमने तुरंत ही भाभी सा को उठाया और झाड़ियों में जो हमारी छुपी हुई झोपड़ी बनी हुई थी उसी में हम उनको ले गए। उस झोपड़ी से ज़्यादा सुरक्षित जगह हमारे लिए कोई भी नहीं थी, क्योंकि किसी को भी उस झोपड़ी के बारे में आज तक पता नहीं था और उन झाड़ियों में कोई आता भी नहीं था। झोपड़ी में ले जाकर हमने भाभी सा को वहीं बिठाया और पानी पिलाया। उनकी हालत बहुत बुरी थी, जगह जगह से उनके खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया है। सारे कपड़े भी फट चुके थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिर उनकी हालत ऐसे कैसी हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो हम सभी सहेलियों के ऊपर बिजली ही गिर गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस परंपरा की परीक्षा में दुल्हनों के साथ ऐसा किया जाता है। मैं भाभी सा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी एक सहेली से कहा कि वह जल्दी से घर जाकर कुछ खाने का लेकर आए और थोड़ी सी दवा वैद्य काका से बनवा कर लाए, जो हम भाभी सा के जख्मों पर लगा दें। कुछ देर बाद मेरी सहेली मेरी बताई हुई सभी चीज़ें ले आई। भाभी सा अभी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वह कहने लगी कि वह लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने उनसे कहा, अब आप इस गांव में बिल्कुल भी मत रहिए, हम आपको आपके गांव भेज देंगे। उन्हें भी यही ठीक लगा। हमने उनके कपड़े बदलवाए और उन्हें छुपाकर गांव के बाहर ले जाने लगे। वह बेचारी तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उन्हें अकेले भेजने का मन तो नहीं था, लेकिन हमारी मजबूरी थी। हम सब सहेलियों ने अपने अपने पैसे इकट्ठे करके भाभी सा को बस में बिठा दिया और वह पैसे भी उन्हें दे दिए। वह बेचारी अपने घर वापस लौट गई और हम भी अपने घर वापस आ गए। इधर शाम तक गांव में हंगामा मच गया था। मैंने जब माँ से पूछा कि आखिर क्या हो गया, तो वह भाभी का नाम लेकर बुरा भला कहने लगी। बोली वह अपनी सजा से बचकर कहीं भाग गई है, लेकिन सरपंच भी उसे छोड़ेंगे नहीं।
चाहे वह पाताल में ही क्यों न छुप जाए। ये सुनकर मेरी तो रूह कांपने लगी। मुझे लगा कि कहीं वह लोग भाभी को ढूंढ ना लें। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि आखिर यह किस बात की सज़ा दी जा रही है। धीरे धीरे समय बीता और मेरी भी शादी की उम्र हो गई तो माँ ने मेरा भी रिश्ता तय कर दिया। जब मेरा रिश्ता तय हुआ तो माँ उसी तरह की बातें कर रही थी जैसी वह दीदी के समय में किया करती थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि दीदी अपनी शादी के टाइम पर इतना क्यों डर रही थी, क्योंकि जो अब तक बाकी लड़कियों के साथ होता आया था वह मेरे साथ भी होगा। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि उस बंद कोठरी में दुल्हनों के साथ क्या होता है, लेकिन जो भी हो डर तो मुझे बहुत लग रहा था। जल्दी ही मेरी शादी का दिन आ गया और मैं अपने दूल्हे के साथ विदा हो गई। मुझे भी रात होते ही अपने दूल्हे के साथ एक कोठरी के सामने ले जाया गया। वहाँ सभी गांव वाले बैठे हुए थे और एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। ये नज़ारा मैं पहले भी कई बार अपने गांव में देख चुकी थी। मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। पास बैठे एक सरपंच ने हुक्म किया कि लड़का लड़की को अंदर भेजा जाए। जब मैं अंदर गई तो मेरे दूल्हे ने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसने मुझे बड़े ही आराम से बिस्तर पर बिठाया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी तो मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा और बोला, अंबिका, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अपने पति की बात सुनकर मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली। उसके बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वह सब नहीं करूँगा जो बाकी लोग करते हैं। मुझे उसकी बात अभी भी ठीक से समझ नहीं आ रही थी। अचानक से एकाएक उसने एक सफ़ेद चादर ली और अपने घुटने में खुद से ही चोट मार ली। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई और उन्हें रोकने लगी कि वह ये सब आखिर क्या कर रहे हैं। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने अपने घुटने का खून उस चादर में लगाया और मेरी तरफ मुस्कुराकर बोला, पगली, तुझे किसी भी तकलीफ से बचाने के लिए मैं कोई भी दर्द झेलने को तैयार हूँ। उस चादर को उन्होंने साइड में रखा और अपनी जेब से मलहम पट्टी निकालकर अपनी चोट पर पट्टी कर ली। उसके बाद वह बाहर गए। उन्होंने वह चादर बाहर दे दी, लेकिन अचानक से कुछ ही देर में बाहर कोहराम मचने लगा और बाहर बैठे सभी सरपंच अंदर आकर मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगे। मेरे पति ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे पति की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मेरे पति ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि वह खून उनके घुटने का है, लेकिन वह उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैं भी बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी, लेकिन हमें बचाने वाला कोई नहीं था। मेरे पति के घर वाले उसे ज़बरदस्ती खींचकर बाहर ले गए और उन सरपंचों ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब वह सब शैतानी हंसी हंस रहे थे। मैं उनके आगे हाथ जोड़ रही थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर कोई रहम नहीं खाया और फिर उन सब ने एक एक करके मेरे साथ वह किया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे शरीर से पूरी तरह से जान निकल चुकी थी, लेकिन उन हैवानों की हैवानियत जो थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब कई घंटे बीत गए उसके बाद वह सब कोठरी से जाने लगे। मुझे लगा कि अब शायद ये मुझे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने आदमियों से कहकर मुझे उस कमरे से उठा लिया और फिर वह मुझे उठाकर एक अजीब सी जगह ले गए जो किसी जेल के जैसी लग रही थी। अब तो मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर जो पहरेदार थे वह भी मेरे साथ अपना खेल खेलते जा रहे थे। मैं उनके आगे रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी एक ना सुनी। वह सब मुझे बुरी भली सुनाते कि मैं एक कलंकिनी हूँ और फिर मेरे साथ वह सब करते। मेरा हर दिन उन हैवानों की हैवानियत से जूझ रहा होता। मैं अपने पति को रो रो कर याद करती कि उसने तो कहा था कि वह मेरी रक्षा करेगा, लेकिन वह अभी तक क्यों नहीं आया मुझे बचाने। मैंने अपनी जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन उन लोगों ने
मुझे मरने भी नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं मर जाती तो वह अपना खेल किसके साथ खेलते। मुझ पर किसी को भी दया नहीं आ रही थी। धीरे धीरे मेरी हालत किसी जिंदा लाश के जैसी हो गई। वह सरपंच भी हर दिन आते और मेरे साथ वह सब करके चले जाते। फिर एक दिन जब उन्हें ये लगा कि अब मैं उन सब के किसी काम की नहीं रही, तो उन्होंने मुझे खत्म करने का आदेश दे दिया। मैंने भी अब हार मान ली थी और भगवान का फैसला समझकर अपनी मौत को मंजूर कर लिया। वह लोग मुझे रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर ले जाने लगे और जैसे ही उन्होंने मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने अपनी आंखें खोली तो सामने अपने पति को खड़ा पाया। उसे देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी पुलिस वालों ने आकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया। मेरे पति ने मुझे गले से लगा लिया। उसके भी शरीर पर कई जगह पट्टियां बंधी हुई थीं। पुलिस ने उन सरपंचों को भी गिरफ्तार कर लिया। मेरा पति मुझे अपने घर ले गया, लेकिन उसके घर वाले मुझे भला बुरा कहने लगे, पर मेरे पति ने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की। जब कुछ दिन में मैं ठीक हो गई तो मैंने अपने पति से पूछा कि आखिर वह सब क्या था, तो उसने बताया कि ये परंपरा सालों से चली आ रही है, जिसमें लड़कियों की शुद्धता की परीक्षा ली जाती है। जो लड़की इस परीक्षा में पास हो जाती है, उसे तो अपने जीवन की नई शुरुआत करने का मौका दिया जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की इस परीक्षा में फेल हो जाए तो उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर उस पर जातियाँ की जाती हैं, जिसका फ़ायदा सरपंच जैसे लोग उठाते हैं। कुछ ही दिनों बाद मेरा पति मुझे लेकर शहर चला गया और वहीं पर नौकरी करने लगा। मैं अब अपने पति के साथ उन सभी रूढ़िवादी परंपराओं की जंजीरों से दूर एक आज़ाद और खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ और खुद को बहुत खुश नसीब वाली समझती हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला। लेकिन मैं आज तक यही सोचती आ रही हूँ कि सारी परंपराएं लड़कियों के लिए ही क्यों हैं। अगर कोई लड़की उस परीक्षा में फेल हो जाती तो उसे इतना बुरा भला कहा जाता और उसे ऐसी सज़ा दी जाती। लेकिन क्या वह सरपंच लड़कियों के साथ जो कर रहे थे वह सब सही था? क्या वो कलंकित नहीं थे? दोस्तों, आज हमारे समाज में शिक्षा का बहुत महत्व है और कई लोग ऊंचे दर्जे के शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कई ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें वह छोड़ नहीं पा रहे हैं और ऐसी परंपराओं की आड़ में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन हमें ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।